नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की इस गुरु सीरीज में। और आज हम फिर हाजिर हैं 15 सबसे संभावित प्रश्नों के साथ में। आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट, ये हाल ही में इस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है और इसमें लिंगानुपात और महिलाओं की श्रम भागीदारी के बारे में आंकड़े इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अनुसार प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ष 2036 तक भारत में लिंगानुपात कितना होने की संभावना है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो लिंगानुपात है वो 952 प्रति हजार होने की संभावना है। और ये आगे के लिए याद रखिएगा क्योंकि जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं अभी तक, और अगर जनगणना संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो इसी तरीके की रिपोर्ट्स के बेस पे पूछा जाएगा। तो ये रिपोर्ट चूंकि सरकारी मंत्रालय की है, आधिकारिक रिपोर्ट है, इसलिए आंकड़ा महत्वपूर्ण है। तो वर्ष 2036 तक लिंगानुपात 952 होने की संभावना है। और इस रिपोर्ट में जो लेबर पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, यानी महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है, उसमें भी बढ़ोतरी इसमें दर्शाई गई है। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध टेनिस प्रतिस्पर्धा डेविस कप, इसको वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस भी कहा जाता है। एक तो ये ध्यान रखिएगा किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है और टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। इसके लिए यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियंस 2022 लिखा है। तो टेनिस का वर्ल्ड कप किसको कहते हैं? डेविस कप को। इसके 2022 के संस्करण का विजेता देश कौन सा है? तो ये कनाडा है। और कनाडा ने किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलिया को हराया था और विजेता इसमें कनाडा था, सॉरी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रसिद्ध टेनिस प्रतिस्पर्धा डेविस कप, ये किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। और इसके साथ ही में ये ध्यान रखना है आपको कि ये टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहलाता है। ये टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहलाता है। तो टेनिस का वर्ल्ड कप यानी डेविस कप के 2022 के संस्करण का विजेता देश कौन है? तो विजेता देश है कनाडा। और किसको हराया था इसने? ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो ये ध्यान रखिएगा, विजेता देश में पूछा जाता है कई बार कनाडा। पहले भी यूपीपीसीएस में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2023 तक कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो रुपए की अंतर्राष्ट्रीयकरण जो हो रहा है, यानी रुपए की विधिमान्यता जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है, उसके लिए आरबीआई द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें अभी तक 18 देशों के साथ में 60 समझौते किए गए हैं, जिसमें SVRA स्पेशल वोस्टो रुपी अकाउंट खोलने की बात की जा रही है। तो ये अकाउंट भी याद रखिएगा कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीय विधिमान्यता संबंधित खाता कौन सा है? तो SVRA स्पेशल वोस्टो रुपी अकाउंट। तो वोस्टो खाता वो होता है जहां पे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए मुद्राओं का परिवर्तन किया जाता है। और आरबीआई ने अभी तक 18 बैंकों को इसके लिए अनुमति दी है और 60 से ज्यादा समझौते इसके लिए किए गए हैं। The move will allow India and other countries to settle trade transaction within use of Indian national rupee। तो अभी तक डॉलर के ऊपर जो निर्भरता थी वो खत्म हो जाएगी और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या उससे संबंधित जो भी उधारियां हैं या जो भी लेन देन है वो किस में होने लगेंगे? अब रुपये में होने लगेंगे। तो ये रुपए की अंतर्राष्ट्रीयता को बढ़ाने के लिए सरकार का एक बढ़िया कदम है। अगला प्रश्न, हाल ही में देश का प्रथम कोचिंग हब का निर्माण कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो ये जयपुर राजस्थान में, जयपुर का एक प्रताप नगर जगह है, वहां पे सारी कोचिंग्स यहाँ पे खोली जाएंगी। इसमें 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था और सभी कोचिंग्स के लिए वहां पे रहने के छात्रों की व्यवस्था और कोचिंग्स के लिए क्लासेस की व्यवस्था वहां पर की जाएगी। तो चूंकि देश का पहला है इसलिए महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कहां पे? जयपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। और वाटर एक्शन डिकेड, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एक प्रश्न, तो अलग से याद रखिएगा। 2018 से 28 वाटर एक्शन डिकेड अभी चल रहा है। और UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस मार्च 2023, 22 से 24 मार्च 2023 के बीच में UN न्यूयॉर्क में हुई। और इसमें जो सह आयोजक देश थे वो कौन कौन से थे? ताजिकिस्तान और नीदरलैंड इसमें थे। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक और सम्मेलन है UNOC, UN ओशियन कॉन्फ्रेंस, तो उसको भी याद रखिएगा। ये लिस्बन पुर्तगाल में हुआ था वर्ष 2022 का संस्करण। 2022 का UNOC ओशियन कॉन्फ्रेंस है, ये वाटर कॉन्फ्रेंस है। UNWC और UNOC दोनों से प्रश्न बन सकता है। ये कहां पे हुआ था? लिस्बन पुर्तगाल में। अगला प्रश्न, भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित करने वाला राज्य कौन सा है? तो पहला जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व है वो तमिलनाडु में अधिसूचित किया जा रहा है। इसको समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है, सी काऊ के नाम से। और ये प्राणियों में कैसा है? मैमल है, यानी स्तनपायी ये जंतु है। और IUCN और स्टेटस अगर हम देखें तो IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है। और शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 का है, उसकी सूची 1 में भी इसको सूचीबद्ध किया गया है। कहां कहां पाया जाता है? गल्फ ऑफ मन्नार,
गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो ये इनके क्षेत्र जरूर याद रखिएगा। और इसके अलावा कहां सबसे पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में। कहां पे? गल्फ ऑफ मन्नार के पास में। तो ये जरूर याद रखिएगा, तमिलनाडु इसका सही उत्तर है। मैमल है, आयुसीएन स्टेटस पूछा जा सकता है, वल्नरेबल। और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस शेड्यूल में? शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल में महिलाओं के संदर्भ में सही कथनों का चुनाव करना है। पहला कथन है मानसून सत्र में 22 सितंबर को महिला विधायकों के लिए आरक्षित दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये देश में एक अपनी तरह की पहली पहल थी कि पूरा दिवस महिलाओं के बोलने और उनके द्वारा विधेयक पेश करने या उनके प्रस्तावों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। और ये 22 सितंबर के लिए किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। डेट जरूर याद रखना है आपको, 22 सितंबर। इसके अलावा विधानसभा में महिलाओं की जो कुल सदस्य संख्या 47 है, ये भी एकदम ठीक है। और विधान परिषद में महिलाओं की कुल सदस्य संख्या 6 है, ये भी एकदम ठीक है। तो तीनों कथन सही है, सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। ये तीनों अलग से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 22 सितंबर विधानसभा में 47 महिलाएं, विधान परिषद में 6 महिलाएं उत्तर प्रदेश में विधानमंडल में हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के मानकीकृत और वास्तविक समय पर नजर रखना, यानी जो रियल टाइम में चेंज हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस में, उसके क्या इंपैक्ट आ रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसने प्रारंभ किया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। और इसमें दोनों स्तर पे, यानी सतह के स्तर पे भी और अंतरिक्ष के स्तर पे, दोनों स्तरों पे निगरानी रखी जाएगी ग्रीन हाउस गैसों के परिवर्तन पर। तो सही उत्तर होगा WMO, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अगला प्रश्न आपका, भारतीय वायुसेना में फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट के नेता के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो देखिए, वेस्टर्न क्षेत्र में इनको मिसाइल लीडर के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना की फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट के लिए कौन है? ग्रुप कैप्टन साजिया धामी। तो ये ध्यान रखिएगा, साजिया धामी। बाकी अवनी चतुर्वेदी भारत की जो प्राथमिक महिला लड़ाकू विमान पायलट थी उसमें से एक हैं। इसके अलावा गुंजन सक्सेना कारगिल के युद्ध में भाग लेने वाली जो महिलाएं शामिल थी उसमें ये शामिल थी। और शिवा चौहान, हाल ही में शिवा चौहान चर्चा में थी क्योंकि सियाचिन में इनकी नियुक्ति की गई थी। सबसे ऊंचा जो आपका युद्ध स्थल है वहां पे पहली बार किसी महिला की नियुक्ति की गई, इसलिए शिवा चौहान भी इस बार के लिए महत्वपूर्ण है। तो पुराने क्वेश्चन भी रिवाइज करते जाना है आपको साथ में, ये नहीं कि आगे के चल रहे हैं तो पीछे के भूलते जाएं। तो ये पीछे के क्वेश्चंस हैं कुछ जो ऑप्शन में के माध्यम से कराए गए, और सही उत्तर है यहाँ पे सालिजा धामी। अगला प्रश्न, हाल ही में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दीपा मलिक ये जेवलिन थ्रो शॉर्ट पुट खिलाड़ी हैं, पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, यानी ये दिव्यांग हैं और ये पैरालंपिक में रजत पदक इन्होंने जीता था। तो ये दीपा मलिक को निक्षय मित्र और नेशनल एम्बेसडर ऑफ टीबी मुक्त भारत कैंपेन इनको बनाया गया है। बाकी लोग क्या हैं? सोनाक्षी सिन्हा पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, ये भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। युवराज सिंह, जो तीसरा T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था युवराज सिंह को। तो ये सारे प्रश्न भी पीछे से आपको मैंने कराए हैं करंट अफेयर्स में, इनको भी ध्यान रखते जाना है। तो दीपा मलिक यहाँ सही उत्तर है। सोनाक्षी सिन्हा पेटा से रिलेटेड है, युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था ब्लाइंड वर्ल्ड कप तीसरे 2020 का। तीनों बार अभी तक हुआ है, तीनों बार भारत नहीं जीता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये अपने जीवन के 75 साल पत्रकारिता के क्षेत्र को समर्पित करने वाले पत्रकार डॉक्टर ABK प्रसाद, इनको ये प्रदान किया गया है। ये ABK प्रसाद है, इनको राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के सबसे बड़े मियावाकी वन और भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन कहां पे किया गया है? मेज गार्डन और मियावाकी फॉरेस्ट, ये किया गया है गुजरात में। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में बनाया गया है पर्यटकों के लिए, और इसलिए सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी की 2500 साल पुरानी संस्कृत पहेली पाणिनि कोड को हाल ही में किसने हल किया है? तो ये हल किया है ऋषिराज पोपट, ये भारतीय मूल के हैं, और इन्होंने पाणिनि के जो सूत्र हैं उसको किस तरीके से उनका अर्थ लिया जाना चाहिए या वहां पे क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में जो पाणिनि कोड था उसको हल किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऋषिराज पोपट। अगला प्रश्न आपका, दुनिया का पहला CNG टर्मिनल हाल ही में कहां स्थापित किया जाना है? तो ये कहां स्थापित किया जा रहा है? भावनगर गुजरात में। प्रोजेक्ट विल क्रिएट वेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के काफी अवसर इसमें सृजन करेगा, और इसके अलावा एडजॉइनिंग एरिया यूथ इन लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग, यहाँ पे इस क्षेत्र में रोजगारों का सृजन होगा। और ये क्या है? ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दो तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं। ग्रीन फील्ड मतलब जहां जमीन लेकर के एकदम प्रारंभिक स्तर से परियोजना का निर्माण किया जाए, और ब्राउन फील्ड मतलब जहां पहले कुछ काम हो चुका है।
तो ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल है, गुजरात में आ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। संगरूर पंजाब क्यों है? क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का जो संयंत्र है वो बनाया जा रहा है संगरूर पंजाब में, इसलिए संगरूर पंजाब भी याद रखना है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक बार कराया हुआ है। विरुद्धनगर तमिलनाडु क्यों फेमस है? क्योंकि 7 नए मेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क जो बनाए जा रहे हैं उसमें से एक तमिलनाडु में स्थापित किया जाना है, विरुद्धनगर में। यूपी के बारे में अगर पूछा जाए तो यूपी में कहां वो टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा? लखनऊ में, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। और बंबई महाराष्ट्र केवल कंफ्यूजन करने के लिए विकल्प दिया गया है क्योंकि वहां पे पेट्रोलियम के भंडार हैं, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे भावनगर, गुजरात। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जिले वाले राज्यों को अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में लगाना है, तो उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 55। और राजस्थान में हाल ही में 19 नए जिले बनाए गए हैं, जिसके बाद कुल जिलों की संख्या हो गई है 50। 19 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं और 3 नए डिवीजन बनाए गए हैं, यानी 3 नए संभाग बनाए गए हैं, 19 नए जिले बनाए गए हैं, इसलिए कुल जिलों की संख्या हो गई 50। और सर्वाधिक जिले वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान तीसरे स्थान पे आ गया। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, तो अगर घटते हुए क्रम में लगाएंगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी 1, 2, 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की कक्षा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल प्रशासनिक गुरुकुल, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको गुरु सीरीज के मिलते रहें। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।